इंग्लिश के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू का पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी जो पार्ट 2 है इस चैप्टर का, यह है ना एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है एक इंटरव्यू का, जो कि अम्बर्टो इको और एक मुकुंद पद्मामानाभन के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें से अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जा रहा था और ये इंटरव्यू ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो लाइन है वो किसके बारे में दी है? अम्बर्टो इको के बारे में दी है। और इस लाइन में क्या लिखा है? आई एम द प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन दी संडे उम्बर्टो इको, यानी कि मैं जो है एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो अपने नोवेल्स कब लिखता हूँ। प्रोफेसर मतलब टीचर, यहाँ पर ये एक टीचर भी होते हैं। तो ये ऐसे एक टीचर है जो अपना नोवेल कब लिखते हैं? संडे को लिखते हैं। ये नोवेलिस्ट भी होते हैं, ठीक है, नोवेल भी लिखते हैं। तो कब लिखते हैं? संडे को लिखते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि ये क्या है क्या नहीं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मामानाभन फ्रॉम द हिंदू। Umberto Eco, professor at the University of the Bologna in Italy, had already acquired the formidable reputation as a scholar for his idea on the semiotics, the study of the science, literary interpretation, and medieval aesthetic before he turned to writing fiction. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमें चैप्टर दिया हुआ है, ये जो नीचे हमें पूरा पार्ट दिया हुआ है, वो क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। किसका एक्सट्रैक्ट है? एक इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट है ऑफ द अम्बर्टो इको। अब यहाँ पर इंटरव्यूवर यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो कौन है? मुकुंद है। ठीक है, मुकुंद है, और वो जो है द हिंदू नाम के न्यूज़पेपर के क्या है? रिपोर्टर हैं। अम्बर्टो इको जो है वो क्या है? एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी के। कहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है? बोलोंगाना के, जो कि कहाँ पर है? इटाली में है। और इन्होंने जो है ऑलरेडी पहले से ही फॉर्मिडेबल मतलब रिस्पेक्ट पहले ही उनको मिल गई है उनके काम के वजह से, यानी कि उनको एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन जो है वो टीचर है, जिसके वजह से उनकी पहले से ही बहुत अच्छी इज्जत है। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे चीज़ें भी लिखी है, जैसे उन्होंने बुक लिखी है सेमिनोटिक्स के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ दी साइंस के बारे में, और लिटरली इंटरप्रिटेशन और मेडिवल एस्थेटिक यानी कि जो हिस्ट्री के बारे में उन्होंने उसके बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। बिफोर ही टर्न टू द राइटिंग फिक्शन, यानी कि अपने राइटिंग फिक्शन, यानी कि राइटिंग फिक्शन मीन्स अपनी ये जो राइटिंग की कहानियाँ हैं, यानी कि वो राइटिंग फिक्शन का मतलब जो होता है कि जो नॉन रियलिस्टिक होती है, रियल नहीं होती। ठीक है, यानी कि उन्होंने ऐसी कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी है। ठीक है, और लेकिन ये लिखने के पहले ही उनको जो है बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन मिल गई थी। लिटरली फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, एसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, हिज रिटन आउटपुट इन स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिक्शंस लिखी हुई है, मनगढ़ंत कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, एकेडमिक टेस्ट लिखे हुए हैं, एसेज लिखी हुई हैं, बच्चों की बुक लिखी हुई है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें शॉकिंगली बहुत ज़्यादा लार्ज है और वाइड रेंजिंग है। इन 1980 ही एक्वायर द इक्विवेलेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम with the publication the name of the rose which sold more than 10 million कॉपी। और 1980 में क्या हुआ कि इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम मीन्स एकदम फेमस हो गई। ये क्यों फेमस हो गए? पब्लिकेशन के वजह से। कौन सी बुक के? द नेम ऑफ द रोज़। तो ये जो द नेम ऑफ द रोज़ नाम की बुक है, इसको पब्लिक किया गया, और उसके पब्लिकेशन के बाद इन्हें जो है बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए। ठीक है, जिसकी 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो बेची गई। कौन से बुक की? द नेम ऑफ द रोज़ बुक की 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ जो है वो बेची गई, मार्केट में बिकी। आते हैं अब इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो, मुकुंद जो है वो क्या कह रहा है? द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड लोच वंस मार्क, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग ही एकोडस। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं? यहाँ पर जो मुकुंद है वो कह रहे हैं कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट है और एक एकेडमिक भी, जिनका नाम जो है वो क्या है? डेविड लोच है। ठीक है, और वो मुझे याद है कि वो एक बार क्या कह रहे थे? वो एक बार ऐसा कह रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आता। कौन कह रहे थे? ये डेविड जी कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आता कि एक इंसान जो है वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर सकता है। और वो एक इंसान कौन है? इको, यानी कि अम्बर्टो इको, यानी कि जो अम्बर्टो इको है वो इतने सारे
सारे काम एक साथ कैसे कर सकता है, ऐसा कौन कहते हैं, डेविड कहते हैं। और ये बता कौन रहा है, मुकुंद बता रहे कि वो ऐसा कह रहे थे, ठीक है। अब उम्बर्टो इको देखो इसके बारे में क्या कहते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग द मैनी थिंग बट इन द एंड आई एम कन्विंस एंड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। अब यहाँ पे उम्बर्टो इको जो है वो कहते हैं कि ऐसा सबको लग रहा होगा बाहर से देख के कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट एट द एंड अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, मुकुंद, विच इज़, यानी कि कौन सा एक ही काम जो है वो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो उम्बर्टो इको क्या कहते हैं, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आई हैव सम philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novel। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि अब ये चीज़ जो तुमने मुझसे पूछ ली कि मैं कौन सी चीज़ जो है वो बार बार रिपीट करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया बताना, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मेरा कुछ इंटरेस्ट है, फिज़ोसोफिकल इंटरेस्ट है, मीन्स उनका जो है वो इंटरेस्ट है स्टडी के बारे में कि दुनिया कैसे चलती है, ठीक है, दुनिया में सारी चीज़ें होती कैसे हैं, ये सब चीज़ें जानने के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इन्हीं चीज़ों को परस्यू करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क में, यानी कि मैं बच्चों को भी यही सिखाता हूँ और साथ में मैं नॉवेल्स में भी यही लिखता हूँ। इवन माई बुक फॉर द चिल्ड्रन आर अबाउट द नॉन वायलेंस एंड पीस, यू सी द सेम बंच ऑफ द एथिकल फिलोसोफिकल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इवन जो उनकी मेरी बुक रहती है जो कि मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ वो नॉन वायलेंस एंड पीस के बारे में होते हैं, और तुम्हें यही सारी चीज़ें जो है वो बड़े के बुकों में भी दिखेंगी जिसमें मैंने यही सारी चीज़ें जो है वो लिखी हैं। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty space from the universe, eliminate the empty space in all the atom, the universe will become as big as my fist। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, अब इसके पीछे मेरा एक सीक्रेट भी है, और वो क्या है, वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हम अगर ये अर्थ में से जितनी, ये यूनिवर्स में से जितनी भी एम्प्टी स्पेस है, यानी कि जितनी भी खाली जगह है उसे एलिमिनेट कर दे, मीन्स उसे निकाल दे, तो जो यूनिवर्स है वो कितना हो जाएगा, उनकी फिस्ट के जितना, यानी कि हम बंद करके अपना हाथ जब करते तो जो हमारी मुट्ठी बनती है तो वो उसको फिस्ट कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर जितनी भी एम्प्टी स्पेस जो है यूनिवर्स के अंदर से निकाल दी जाए, सारे एटम्स के अंदर से निकाल दी जाए, तो जो यूनिवर्स है वो एक फिस्ट जितना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साइंस वाले होंगे वो समझ रहे होंगे कि एटम के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होते हैं, और इवन सब समझ रहे होंगे बिकॉज 10th तक तो सबने ही पढ़ा होता है कि एटम में ज़्यादातर स्पेस जो होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अगर हम एम्प्टी स्पेस को एटम पर से निकाल दें तो हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसा हो जाएगा, एक फिस्ट के बराबर हो जाएगा। Similarly, we have lot of empty space in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place. You are in the elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. I work in the empty space while waiting for you, your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article last। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि सिमिलरली हमारे जैसे कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, वैसे हमारे लाइफ के अंदर भी बहुत सारे स्पेस होते हैं, और मैं उनको क्या कहता हूँ, इंटरस्टाइस कहता हूँ, यानी कि गैप कहता हूँ। अब वो कहते हैं कि मान लो अगर आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है, और आप एलिवेटर यानी कि आप लिफ्ट में हो और आप फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आ रहे हो और आप एलिवेटर में हो और मैं खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, गैप मिल जाएगा, और मैं जो है इसी गैप में काम कर लेता हूँ। जितने में आप एलिवेटर से फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आओगे, मेरे घर तक आओगे, तब तक मैं एक आर्टिकल जो है लिख चुका हूँगा, और मैं अपने यही फ्री टाइम्स को जो है यूज़ करता हूँ। ऐसा कौन कहते हैं, उम्बर्टो इको कहते हैं, और वो लाफ यानी कि हंसते भी हैं इसको कहने के बाद। मुकुंद, not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it। अब यहाँ पर नॉन फिक्शनल मतलब क्या, जो रियलिस्टिक चीज़ें होती है। तो अब यहाँ पर मुकुंद जो है वो क्या कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स ये जो आप करते हो कि आप खाली टाइम में लिखते हो, तो ये हर कोई नहीं कर सकता कि अपने इतने से फ्री टाइम को यूज़ करे। और ये जो आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग होती है, मीन्स आपकी जो रियल बेसिस में आप जो राइटिंग लिखते हो कि जो आपके साथ बीतती है आप वो लिखते हो, और आपकी जो स्कॉलरी वर्क है यानी कि आप जो
स्कूल की बुकें लिखते हो उसमें एक सर्टन प्लेफुल सी चीज़ आ जाती है और पर्सनल क्वालिटी, मतलब सर्टन प्लेफुल का मतलब उसमें थोड़ा सा मज़ा आने लगता है और पर्सनल टच आने लग जाता है एक। It is a marked departure from the regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये जो आप लिखते हो ये चीज़ें इतनी प्लेफुल हो जाती है और एक पर्सनल टच मिल जाता है, तो इससे ना हमें थोड़ा डिपार्चर यानी हम थोड़ी देर के लिए दूर चले जाते हैं किससे, उस रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से जो कि बहुत ज़्यादा डीपर्सनलाइज होती है, यानी कि उनमें कोई पर्सनल टच नहीं आता और जो कि बहुत ज़्यादा सूखी सूखी होती है और एकदम बोरिंग होती है। हैव यू consciously adopted an informal approach और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू। अब यहाँ पर फिर मुकुंद जो है वो पूछते हैं कि क्या ये जो कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने जानबूझ के अंदर अपने अंदर ली है, या फिर ये ऐसी चीज़ें जो नेचुरली आपके अंदर है कि नेचुरली आप इतनी अच्छी चीज़ लिखते हो, या फिर आपने कुछ मन से ठाना है कि जानबूझ के करा है कि मुझे अच्छी चीज़ें ही लिखनी है। अब देखो इसके बारे में उम्बर्टो इको क्या कहते हैं। When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, "Scholars learn a lot of certain subject, but then they make a lot of false hypotheses. Then they correct them at the end. They put the conclusion." अब यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने अपना जो है सबसे पहला डिसर्टेशन यानी कि एक लॉन्ग ऐसे या फिर ऐसा कह लो रिसर्च पेपर, तो वो कहते हैं कि जब मैंने सबसे पहला अपना रिसर्च पेपर दिखाया था अपने एक प्रोफेसर को इटाली में, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जितने भी स्कॉलर्स होते हैं यानी कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कोई एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में बहुत सारे फॉल्स हाइपोथेसिस यानी कि बहुत सारे गलत मान लेते हैं, और बाद में वो जब उन्हें सही पता चलता है तो वो उसे करेक्ट करके एक कंक्लूजन पूरा सही करके लेकर आते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्री टोल्ड द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, लेकिन वो क्या कहते हैं कि तुमने उनकी तरह नहीं किया, तुमने क्या किया, तुमने अपनी स्टोरी दे दी रिसर्च की कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की, तुमने क्या क्या झेला इसके बीच में, तुमने वो सारी स्टोरी दे दी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड द एरर, और तुमने अपनी गलती भी मानी और अपने सारे एरर्स भी माने कि तुमने कहाँ कहाँ गलती की थी, कहाँ कहाँ एरर किए थे। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। और इसी समय पर जब उन्होंने उसकी ऐसी तारीफ़ की प्रोफेसर ने उम्बर्टो इको की, तो उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि वो उन्होंने जो उनकी जो रिसर्च पेपर थे उन्हें पब्लिश कर दिया। इसका मतलब कि उन्होंने ना मुझे अप्रिशिएट किया था। किसे अप्रिशिएट किया था? उम्बर्टो इको को अप्रिशिएट किया था। At that point, at the age of 22, I understood the scholarly book should be written in the way I had done, by telling the story of research. This is why my essay always has the narrative aspects, and this is why probably I started writing narrative novels so late, at the age of the 50 more or less। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि इसी एज ऑफ 22 में मैं ये तो समझ चुका था कि जो बुक लिखनी होती है वो कैसे लिखनी होती है, और साथ में अपनी जो स्टोरी है रिसर्च की वो भी बतानी होती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि इसीलिए मेरा जो ऐसे होता है वो हमेशा इतना नरेटिव एक्सेप्ट्स में होता है, एंड इसीलिए शायद मैंने जो ये राइटिंग है नोवेल की इतनी लेट स्टार्ट की, एट द एज ऑफ द 50 मोर और लेस। यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको नोवेल्स लिखने में उन्होंने बहुत देर कर दी, बहुत लेट लिखना चालू किया। आई रिमेंबर दैट my dear friend Ronald Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do the creative writing one day or another, but he died before he could do so। अब यहाँ पर एक और वो स्टोरी सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड था रोनाल्ड बार्थस, ठीक है, जो कि हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, चिड़ा रहता था कि वो एक एसेइस्ट है, यानी कि वो एक एसे लिखता है, नोवेलिस्ट नहीं है, यानी कि वो नोवेल नहीं लिखता। और हमेशा से ही उसको क्या करनी थी, कुछ क्रिएटिव राइटिंग करनी थी कोई ना कोई दिन, लेकिन वो दिन कभी आ ही नहीं पाया और वो मर गए। और आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और वो बताते कि लेकिन मुझे इस तरह की कोई फ्रस्ट्रेशन कभी हुई नहीं। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बाय द एक्सीडेंट, और वो कहते हैं कि मैंने नोवेल लिखना ना एक ऐसे ही चालू कर दिया था, कुछ मन नहीं था मेरा कि मैं नोवेलिस्ट ही बनूंगा, बट मैंने नोवेल लिखना ऐसे ही चालू कर दिया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे
एंड सो आई स्टार्टेड नोवेल प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि एक दिन मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, सो मैंने नोवेल लिखना ही स्टार्ट कर दिया। और ये जो नोवेल है वो सेटिस्फाई भी करता है मेरे टेस्ट ऑफ नरेशन को, यानी कि वो बता रहे कि उनको जो है दूसरों को अपने साथ क्या हुआ वो बताने में बहुत अच्छा लगता है, और जो नोवेल वो लिखते हैं वो इस चीज़ को सेटिस्फाई भी करता है। मुकुंद टॉकिंग अबाउट द नोवेल फ्रॉम बिगिनिंग a famous academic who went on to becoming a spectacular famous after the publication The Name of the Rose. You have written the 5 novel against many more scholarly work on non-fiction, at least more than 20 of them. अब यहाँ पर देखो मुकुंद जो है वो क्या कह रहे थे कि पहले तो आप एक बहुत ज़्यादा फेमस टीचर है, फिर आपने इतनी ज़्यादा एक अमेजिंग पब्लिकेशन लिखी, एक इतनी ज़्यादा अमेजिंग बुक लिखी द नेम ऑफ द रोज़, और आपने क्या लिखे 5 नोवेल भी लिखे, ठीक है, जो कि किसमें थे नॉन फिक्शन, यानी कि सच्ची सच्ची कहानियाँ थी। और उसमें से मोर देन 20, वो ऐसा कह ही रहे होते हैं कि उसमें से भी 20 से ज़्यादा, ठीक है, वो ऐसा कह ही रहे होते हैं कि उतने में उम्बर्टो इको जो है उन्हें बीच में रोक देते हैं, यानी कि बीच में खुद बोल देते हैं और क्या कहते हैं ओवर 40, यानी कि वो कहते हैं कि आपने 20 से भी ज़्यादा। तो उम्बर्टो इको ने करेक्ट करते हुए कहता है 40 से भी ज़्यादा, कि मैंने 40 से भी ज़्यादा लिखी हैं। अब यहाँ पे देखो मुकुंद क्या कहते हैं कि ओवर 40 अमंग देम द seminal piece of work on the semiotics, but ask most people about the Umberto Eco and they will say oh he is the novelist, does that bother you? अब यहाँ पर कहते हैं अब एकदम वो शॉक हो रहे हैं ओवर 40, यानी कि मैं तो खाली 20 समझ रहा था, लेकिन आपने 40 से भी ज़्यादा लिखी हैं। लेकिन ये सब के बीच में आपकी जो वो काम था कि आपने सेमिनोटिक्स के बारे में लिखा था, यानी कि साइंस की स्टडीज़ के बारे में, यानी कि साइंस के स्टडीज़ के बारे में लिखा था, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल के अगर हम पूछें और उनसे कुछ कहे उम्बर्टो इको के बारे में, तो वो क्या कहते हैं कि हो ही इज़ नोवेलिस्ट, यानी कि वो आपको एक नोवेलिस्ट की तरह जानते हैं बहुत सारे लोग। अब ये बात कभी आपको परेशान करती है कि वो आपको एक नोवेलिस्ट की तरह जानते हैं? अब देखो उम्बर्टो इको क्या कहते हैं, येस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वो राइट्स द नोवेल ऑन द संडे। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर लोग मुझे खाली नोवेलिस्ट की तरह जानते हैं, बिकॉज मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है, जो कि सिर्फ संडे को ही लिखता है नोवेल, बाकी दिन नहीं लिखता। इट इज़ नॉट द जोक, इट इज़ नॉट अ जोक। I participate in the academic conferences and not the meeting of the pen clubs and writer. I identify myself with the academic community. अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मैं जो है ना एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में बैठता हूँ, यानी कि टीचर लोगों के साथ ज़्यादा रहता हूँ, और मैं कोई मीटिंग नहीं करता पेन क्लब्स एंड राइटर से, यानी कि पोएट लोगों से, राइटर लोगों से, इन सब के साथ बैठता उठता नहीं हूँ ज़्यादा। और मैं खुद को एक एकेडमिक कम्युनिटी से ही बिलोंग करने वाला मानता हूँ, यानी कि मैं खुद को एक टीचर ही मानता हूँ। बट ओके if they, यानी कि most people have read only the novels, laughs and shrugs. I know that by writing the novel I reach the larger audience. I cannot accept to have 1 million reader with the stuff on the सेमिनोटिक्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन लोग अगर मुझे नोवेलिस्ट की तरह जानते हैं तो नोवेलिस्ट की तरह ही ठीक। और वो थोड़ा हंसते और श्रग, यानी कि अपने कंधे उठा उठा कर हंसते हैं, और वो कहते हैं कि जब मैंने नोवेल लिखी तो नोवेल जो है वो बहुत दूर दूर तक ऑडियंस तक गई, ठीक है, और 1 मिलियन रीडर हो गए विद द स्टफ ऑन द सेमिनोटिक्स। अब मुकुंद जी क्या कहते हैं इसके बारे में, विच ब्रिंग मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल, यानी कि आपने जो बुक लिखी है द नेम ऑफ द रोज वो बहुत ज़्यादा सीरियस नोवेल है। इट्स डिटेक्टिव यान एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डिलीव्स इन टू द मेटाफिजिक्स, theology and medieval history, yet it enjoy the huge mass audience. Were you puzzled at all by this? अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि आपकी जो बुक थी द नेम ऑफ द रोज़ वो इतनी ज़्यादा सीरियस नोवेल थी, इसमें इतनी सारा डिटेक्टिव चीज़ें था, और जो कि इंसान को डेवल्स का मतलब होता है डिग इनटू, तो किस में डाल देती थी, मेटाफिजिक्स में डाल देती थी। यानी कि अब इस मेटाफिजिक्स में ये देखा जाता है कि लोग एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। थियोलॉजी में डाल देती थी, यानी कि गॉड्स एंड रिलीजियस के बारे में, और थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री भी इसके बारे में लिखा है। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स
बुक है, लेकिन फिर भी इसे इतने सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो क्या आप इससे पजल यानी कि क्या आप ये सब चीज़ों को देख के थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे क्या? ऐसा वो मुकुंद जी पूछते हैं। अब देखो इसके बारे में एम्बर्टो इको क्या कहते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल एंड समटाइम द पब्लिशर, and this is because journalist and the publisher believe that the people like the trash and don't like the difficult reading experience। अब यहाँ पर कहते हैं नहीं, मैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ था, लेकिन जो जर्नलिस्ट थे और जो पब्लिशर थे इस चीज़ को पब्लिश कर रहे थे वो एकदम पजल हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि लोग इसे इतना पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज वो लोग ये सोचते थे कि पीपल जो है वो हमेशा ट्रैश यानी कि कचरा, फालतू की वो बच्चों वाली कहानी, ये हुआ, ये हो गया, फिर जादू हो गया, फिर ये हो गया, ये सारी चीज़ों में ही ज़्यादा पढ़ने में खुश रहते हैं। और वो ये नहीं बिलीव कर पा रहे थे कि जो लोग हैं वो ऐसी इतनी ज़्यादा समझने वाली बुक पढ़ कैसे रहे हैं। कंसिडरिंग देयर a 6 billion people on this planet, the name of the rose sold between 10-15 million copy, so in the way I reach only the small percentage of the reader। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अगर अपन देखा जाए प्लैनेट को कंसिडर किया जाए तो उसमें 6 बिलियन पीपल रहते हैं, लेकिन मेरी जो द नेम ऑफ द रोज़ वाली बुक है वो सिर्फ 10 से 15 मिलियन कॉपी में गई, और सो इन दिस वे जो मेरी नॉवल है वो बहुत छोटे पार्ट तक रीडर के ही गई, यानी कि हर कोई उसे नहीं पढ़ रहा, बहुत कम ही लोग अभी भी उसे पढ़ रहे हैं। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर who don't want easy experience, or at least don't always want this। I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Me My Wise and Emergency Room। I enjoy it and I need it but not all the day। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो इतने छोटे रीडर होंगे जो मेरी इस बुक को पढ़ रहे होंगे वो उस तरीके के इंसान होंगे जिन्हें इजी एक्सपीरियंस लेना पसंद नहीं होता होगा, यानी कि वो छोटी मोटी कहानियाँ सुनना पसंद नहीं होगा, और एटलीस्ट वो छोटी मोटी कहानियाँ सुनते भी होंगे रोज़ वाली, लेकिन उनको एक ब्रेक चाहिए होगा इन सब के बीच से, तो इसीलिए वो मेरी बुक को पढ़ते होंगे। और वो कहते हैं कि मैं खुद मैं दिन भर इतनी ज़्यादा डिटेक्टिव बुकें लिखता हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें लिखता हूँ, तो रात को 9 बजे के बाद जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, 2 सीरियल देखता हूँ, एमरजेंसी रूम एंड मेमाइमी वाइस। ठीक है, ये 2 चीज़ें देखता हूँ जिसको मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करता हूँ और मुझे ये चाहिए भी एज अ ब्रेक, बट मैं इसको पूरा दिन नहीं देखता, ऐसा अम्बर्टो इको कहते। फिर देखो मुकुंद क्या पूछता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट इट इज़ डील विद द पीरियड ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री दैट। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि आपकी ये जो नोवेल है वो इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई द रोज़ वाली, ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि आपने उसमें इतना ज़्यादा मेडिवल हिस्ट्री यूज़ किया था, उसमें इतनी ज़्यादा मेडिवल हिस्ट्री की बातें डाली गई थी, उसके वजह से आपको क्या लगता है वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई होगी। अब देखो एम्बर्टो इको क्या कहते हैं, दैट्स पॉसिबल, कि हो सकता है कि मैंने उसमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डाला है तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा फेमस हो रही हो। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल द स्टोरी लाइक द चाइनीज वाइज मैन, एन अमेरिकन पब्लिशर said well while she loved my book she didn't accept it to sell more than 3,000 copies in the country where nobody have been Carthedal or studies Latin, so I was given the advance for 3,000 copy, but at the end it sold 2 or 3 million copy in the US। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ कि मैं जो है हमेशा कहानी एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह सुनाता हूँ। तो मैं एक अमेरिकन पब्लिशर से वो जब अपनी ये बुक देने गया था द रोज़ वाली द नेम ऑफ द रोज़ वाली, तो उन्होंने जो है उनको बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी बुक जो है 3,000 कॉपी से ज़्यादा बिकेंगी, बिकॉज अमेरिका जैसे लोग जो है वो कैथेड्रल यानी कि चर्च होता है एक टाइप का, तो इतने ज़्यादा रिलीजियस लोग नहीं हैं और उनको लैटिन भी समझ में नहीं आती, तो वो क्या ही आपकी बुक को ज़्यादा खरीदेंगे, इसीलिए मैंने उनको सिर्फ 3,000 कॉपी का एडवांस दे दिया। बट एट लास्ट जो है 2 से लेकर 3 मिलियन कॉपी जो है उस बुक की बिक गई यूएस के अंदर। A lot of books have been written about the medieval past far before time। वो कहते हैं कि एक अकेली बुक नहीं है मेरी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी बुक जो है वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखी गई। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ द मिस्ट्री। और वो कहते हैं कि ये जो सक्सेस इस बुक की, कि ये बुक जो इतनी ज़्यादा सक्सेस हो गई वो एकदम मिस्ट्री की तरह लगता है, नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट, कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्यों ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटर्न द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier or 10 years later it will not have been the same why it worked at the time
एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैंने जब अपनी ये बुक जो थी द नेम ऑफ द रोज़, ठीक है, वो उससे 10 साल पहले या फिर उससे 10 साल बाद मैंने लिखी होती तो शायद ही इतनी ज़्यादा फेमस ना हो पाती, शायद ये टाइम की ही मिस्ट्री है। यानी कि यहाँ पर ये ऐसा कहना चाहते हैं कि उस समय में उनका टाइम बहुत ज़्यादा लकी रहा होगा, ठीक है, राइट टाइम की बात कर रहे हैं कि उस समय में उनका टाइम बहुत ज़्यादा सही चल रहा होगा, उनकी किस्मत साथ दे रही होगी, इसलिए उस समय में उन्होंने बुक पब्लिश किया तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। बट हो सकता है कि उसके 10 साल बाद या 10 साल पहले या फिर कभी भी वो अपनी बुक पब्लिश करते तो वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती। तो उस समय ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि टाइम ने उनका अच्छा साथ दे दिया। तो यही है, इतना ही इनका ये इंटरव्यू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।